ओके, तो अब हम लोग यहाँ आज स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। जल्दी से हेडिंग बना लो, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, हाँ जी, आपका क्या नाम है? ठीक है, बात हुई थी? हाँ जी, अच्छा, हाँ ठीक, राइट, ओके। सो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, सो लेट्स से आई हैव अ प्लस क्यू ओवर हियर, मुझे इसके चलते यहाँ पे इस पी पॉइंट के ऊपर विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वीपी। ठीक है जी, तो एकदम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट स्लोली। ठीक है जी, एंड उसके लिए हमने लिखा कि माइनस ई डी आर की इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके आर तक, करेक्ट। और ई होता कितना है पॉइंट चार्ज के कारण? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर। ठीक है, और माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस 1 अपॉन आर, माइनस 1 अपॉन आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ठीक है जी, एंड लिमिट आर डाल दोगे तो आर रह जाएगा, इंफिनिटी डाल दोगे जीरो बन जाएगा। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गेटिंग क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और यू कैन ऑल्सो से के क्यू अपॉन आर। Obviously k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. So this is the formula for potential due to a point charge. एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमारा के क्यू अपॉन आर है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी पोटेंशियल की? कोई डायरेक्शन नहीं होगी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। क्योंकि पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया? इट्स द वर्क डन, तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फील्ड वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख सकते हो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। So this is how you can find the potential due to a point charge. ठीक है, एकदम सिंपल है। आगे बढ़े, नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस बेसिकली। तो अगर मेरे पास मान लो मल्टीपल चार्जेस हैं, लेट्स से आई हैव वन Q1, आई हैव वन Q2 एंड आई हैव अनदर चार्ज Q3। ओके, तो मुझे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे फील्ड कितनी है। लेट्स से यहां से डिस्टेंस हमको दे रखा है R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ठीक है जी, सो आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। देखो हमने फील्ड भी निकालना सीखा था। फील्ड में क्या करना पड़ता था? वेक्टर सम करना पड़ता था तीनों के कारण, है ना। जैसे इसकी फील्ड इधर जाती थी, इसकी इधर जाती थी, इसकी इधर जाती थी, तो तीनों का वेक्टर सम होता था क्योंकि सबकी डायरेक्शंस अलग थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यू कैन डायरेक्टली ऐड देम जस्ट लाइक नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हो। तो आंसर कितना बन जाएगा? के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री। सिंपल स्केलर सम करना है।
अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। फील्ड में जरूर मेहनत लगती थी, लेकिन यहाँ बहुत सिंपल है, क्योंकि तुमको जस्ट नंबर्स की तरह ऐड करते हैं। कोई वेक्टर की, कोई डायरेक्शन की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, एक काम करो, जल्दी से क्वेश्चन कर दो फिर। तो मान लो मेरे पास एक स्क्वायर के 3 वर्टिसेस के ऊपर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू, लेट्स से -2q, लेट्स से 4q। ओके, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है P पॉइंट के ऊपर हमको बताना है, एक स्क्वायर है बेसिकली ये। ठीक है जी, तो आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। यहाँ कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, बस एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर तुमको इन तीनों के कारण टोटल पोटेंशियल बताना है। यू कैन टेक दिस लेंथ एज a ईच, स्क्वायर है तो a लेंथ ले सकते हो। So quickly find the total potential at point P. Okay, okay, okay. और यहाँ पे एक नीचे क्या लगाना है, √2a। समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसके चलते पोटेंशियल बना KQ/A, इसके चलते बना -K/2q, बिकॉज माइनस चार्ज है, या K/-2q अपॉन √2a, और ये डिस्टेंस वापस K/4q अपॉन a। क्लियर है? सिंपल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर दो, ऐसे ही क्वेश्चन और दे देता हूँ। जल्दी से क्वेश्चन कर दो। तो हमारे पास ऑल 4 वर्टिसेस पे हमारे पास चार्ज रखा हुआ है, जैसे Q, 3Q, -2Q, -2Q। मुझे सेंटर ऑफ द स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल बताओ कितना है, VP। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट VP? कितना आना चाहिए? अरे इतना सोच क्यों रहे हो? सीधे आंसर बता दो देख के। कितना आंसर आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? देखो ना, यहां से माइनस, डिस्टेंस सबसे सेम है, तो बस सब तो चार्ज ही देखना है। टोटल -4q और ये +4q, तो टोटल चार्ज कितना है? 0। टोटल चार्ज 0 है, जो कि इक्वी डिस्टेंट पड़ा, तो टोटल चार्ज देखना है, 0 है तो पोटेंशियल 0, दैट्स इट। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? समझ में आ गया ना सबको कि KQ अपॉन ये डिस्टेंस, मान लो ये L है, KQ अपॉन L प्लस K/-2q अपॉन L, तो सबके नीचे L लगेगा, तो ऊपर सब 0 बन गया, खत्म। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ना ऐसा बोला जा रहा है हमको कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस के ऊपर हमको खुद चार्जेस को चूज करना है। हमको चूज करना है कि क्या क्या चार्जेस रख सकते हो, है ना? तो कुछ भी रख दो, कहीं पे 4q रख दो, कहीं 8q रख दो, तुम्हारी मर्जी है, -q रख दो, -2q रख दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। बस ये है कि वहां पे क्या होना चाहिए। इसके 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के।
ए पार्ट ये बोलता है, ठीक है, कि फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर 0 हो जाए, लेकिन जो पोटेंशियल है वो 0 ना हो। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया कि E 0 हो जाए पर पोटेंशियल 0 ना हो। दूसरा पार्ट ये है कि E 0 ना हो लेकिन पोटेंशियल 0 हो जाए। C जो पार्ट है कि E भी 0 ना हो, V भी 0 ना हो। ठीक है, और D जो पार्ट है E 0 हो जाए और V भी 0 हो जाए। देखो इनमें से C पार्ट तो कोई खास मतलब नहीं रखता, तुम कुछ भी रख दो, है ना, मतलब जनरली मतलब देयर विल बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि एक काम करो, यहां 5Q 2Q 8Q 9Q रख दो, ना फील्ड 0 होगी ना पोटेंशियल 0 होगा, है ना। बट ये तो चलो ठीक है, इसमें तो कोई खास मेहनत नहीं है। इन दो तीनों केसेस को एक बार जल्दी से सोच के देखो एक एक करके। फील्ड को 0 करना है पर पोटेंशियल 0 नहीं होना चाहिए। जल्दी से एग्जांपल दे दो, क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू फॉर दैट। क्या कर सकते हो? इजीएस्ट ये हो जाएगा, सब जगह पे इक्वल चार्ज प्लेस कर दो। यहाँ पे क्यू रख दो, यहाँ एक क्यू रख दो, सारे पॉजिटिव क्यू रख दो या सारे नेगेटिव क्यू रख दो, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पास यहाँ पे जो पी पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड 0 हो जाएगी। फील्ड क्यों 0 हो जाएगी? बिकॉज ये और ये फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, ये इधर प्रोड्यूस, कैंसिल। इसकी फील्ड इधर आएगी, इसकी फील्ड इधर जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, फील्ड 0 हो जाएगी। लेकिन क्या पोटेंशियल 0 होगा? नहीं, पोटेंशियल तो 4 होगा, एड अप हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज है। पोटेंशियल भी कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस इंटू 4 टाइम्स करके टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो ए पार्ट के लिए तो तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। जल्दी से बी पार्ट के लिए सोचते हैं क्या करना चाहिए। बी पार्ट के लिए अब मुझे ना पोटेंशियल 0 करना है। पोटेंशियल 0 मतलब टोटल सम 0 कर देना है। तो एक काम करते हैं, 2 पॉजिटिव ले लेते हैं, 2 नेगेटिव ले लेते हैं, पर फील्ड 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए ये कर सकते हो कि प्लस क्यू यहां रख दो और माइनस क्यू यहां रख दो। ये समझ में आ रहा है क्यों? इससे क्या होगा, इसकी फील्ड इधर जाएगी, इसकी फील्ड इधर जाएगी, सिमिलरली माइनस वालों की भी इधर जाएगी और इधर जाएगी, तो नेट फील्ड किधर आ जाएगी? डाउनवर्ड्स आ जाएगी। पोटेंशियल 0 हो गया क्योंकि टोटल सम 0 है चार्जेस का, लेकिन फील्ड नेट डाउनवर्ड्स आ चुकी है। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और हो सकती है, मैं वन ऑफ द ऑप्शंस बना रहा हूं। अच्छा, डी पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू फॉर द डी पार्ट? ई भी 0 होना चाहिए, वी भी 0 होना चाहिए, अगेन सम तो 0 होना चाहिए। मैं फिर से ये करूंगा, 2 पॉजिटिव लूंगा, 2 नेगेटिव लूंगा। अरेंजमेंट ऐसा कर देते हैं कि यहां प्लस क्यू कर दो, सिमिलरली यहां पे भी प्लस क्यू कर दो, यहां माइनस क्यू कर दो और यहां पे भी माइनस क्यू कर दो। अब ऐसा करने से होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देंगे और ये वाले की फील्ड इधर होगी, इसकी इधर होगी, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फील्ड कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि मतलब v के 0 होने से फील्ड 0 होगा, ऐसा कोई रीजन नहीं है। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे कि एक 0 है तो दूसरा भी होना चाहिए, या एक नॉन 0 है तो दूसरा भी होना चाहिए। हमारे पास चारों पॉसिबिलिटीज हैं। वो अपना 0 या नॉन 0 हो सकता है, v अपना नॉन 0 या 0 हो सकता है, मतलब ऑल द 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर विद अस। ठीक है, सी के तो बहुत सारे केसेस हैं, तो मैंने बनाया नहीं इसको। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं तुमको एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ठीक है, इफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 0, फील्ड इज नेसेसरीली 0, तो इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉल्स है,
ग्रेविटेशन में यही चीज ट्रू हो जाएगी। सोच के देखो क्यों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द फील्ड इज जीरो, ठीक है, मतलब अगर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड आई से दैट द ग्रेविटेशनल सॉरी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ये फॉल्स है, वो नेसेसरीली नहीं है, वो हमने देख लिया, लेकिन ग्रेविटेशन में ये चीज ट्रू हो जाएगी। अगर मैं ग्रेविटेशन में बोलूं ना, इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो देन ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो जीरो एट दैट पॉइंट, इट विल बी ट्रू। सोचो क्यों। रीजन ये है क्योंकि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां पे पोटेंशियल हमारा क्यों जीरो हो पाया, मैंने बोला यहां मेरा पोटेंशियल जीरो है, यहां मेरा पोटेंशियल जीरो है, क्यों? बिकॉज कुछ मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और कुछ मेरे पास नेगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए मेरा पोटेंशियल यहां जीरो हो रहा है। वहां पे तो तुम पोटेंशियल मासेस के चलते तो जीरो नहीं कर सकते। मैंने बोल दिया कि मैंने स्पेस में यहां पे कुछ मासेस रखे हैं, इनके चलते यहां पोटेंशियल जीरो कर दो, कभी नहीं हो सकता। उनका पोटेंशियल ऐड करके बड़ी क्वांटिटी ही बनेगी। तो अगर तुमको पोटेंशियल ग्रेविटेशन में जीरो करना था तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो कोई मास ही मत रखो हवा में, अगर तुम कुछ मास ही नहीं रखोगे तो फील्ड भी जीरो रहेगी, पोटेंशियल भी जीरो रहेगा। एक तो ये ऑप्शन है पोटेंशियल जीरो करने का। एक और पोटेंशियल, एक और ऑप्शन है कि जहां चार्ज रखा हुआ है ना, तुम उससे बहुत दूर चले जाओ, इंफिनिटी पे चले जाओ। इंफिनिटी पे जाके पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो, और वहां पे भी फील्ड कितनी होगी? जीरो। क्या ये समझ में आया कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो था तो फील्ड डेफिनेटली जीरो थी, बिकॉज दोनों केसेस में या तो कोई मास मत रखो या इंफिनिटी पे पहुंच जाओ, दोनों केसेस में हमारी फील्ड जीरो हो जाएगी साथ के साथ। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज ट्रू नहीं है, बिकॉज मैं पोटेंशियल को जीरो कर सकता हूं चार्जेस को इस तरीके से लेके, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव लेके, पर जरूरी नहीं है कि उससे फील्ड जीरो हो जाएगी मेरी। इसको स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, if potential is zero, field is not necessarily zero. Field is not necessarily zero. ठीक है, but in gravitation, if potential is zero, field is necessarily zero. ठीक है, आगे अगर लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख सकते हो, बिकॉज इन ग्रेविटेशन potential can be zero only at infinity or if there are no masses present, and in either case field will be zero, and in either case field will be zero. लिख लोगे? आगे बढ़े तो हमको पॉइंट चार्ज भी देखना आ गया, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस भी देखने आ गए। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस बॉडी के ऊपर, और कॉन्टिन्यूअस बॉडी में अगेन क्या क्या चीजें आ जाएंगी? लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज मतलब लैम्डा लाइन चार्ज, सिग्मा सरफेस चार्ज एंड रो वॉल्यूम चार्ज। तो तीनों केसेस हमको देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लो एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी, हेडिंग बना लो कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो जैसे फील्ड में किया था कि मान लो मेरे पास यहां पे एक बॉडी है, ठीक है जी, कोई भी एक शेप है, तो अगर मुझे इस बॉडी के चलते एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एट अ सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके पोटेंशियल निकालने को बोला गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बॉडी को इन्फिनाइट पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ दिस बॉडी विल बी एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो मान लेते हैं इसके ऊपर कुछ मैं पॉइंट्स ले लेता हूं, लेट्स से एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। लेट्स से this has a charge of dq1, this has a charge of dq2, this has a charge of dq3। ये डिस्टेंस को r1 ले लो, ये डिस्टेंस को r2 ले लो, ये डिस्टेंस को r3 ले लो। तो पोटेंशियल कितना बन जाएगा? दैट विल बी k इंटू dq1 अपॉन r1 प्लस k इंटू dq2 अपॉन r2 प्लस
k इंटू dq3 अपॉन r3। सिंपली, और इसको कहां तक ऐड करते जाना है? इंफिनिटी तक। करेक्ट, कि अगर तुम्हारे पास इन्फिनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तो इंफिनिटी तक सम हो जाएगा, तो ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, और इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि Vp इज इक्वल टू dV1, सबके छोटे छोटे पार्ट्स के जो पोटेंशियल्स हैं कहां तक? इंफिनिटी तक। और Vp इज इक्वल टू इंफिनिटी चीजों को ऐड करने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। एज सिंपल एज। तो यहाँ पे अच्छी चीज क्या हो गई है कि तुम बस नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हो सबको, तुमको डायरेक्शंस नहीं देखनी। वहां क्या करना होता था? तुम सबकी डायरेक्शंस देखते और फिर उनका वेक्टर सम लेते। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की तरह ऐड कर दोगे सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल। सिंपल है। तो इंफिनिटी तक सारे पॉइंट्स को इंडिविजुअली पोटेंशियल निकाल के ऐड अप करो। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं लाइन चार्ज। एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लाइन चार्ज। ठीक है, अच्छा, हमको इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारा डिस्टेंस डिफरेंट था, है ना। सिर्फ दैट इज द ओनली रीजन कि हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इंटायर बॉडी, अगर मैं बोलूं इसके चलते यहां पोटेंशियल निकालो, तो इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा। इसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ा। अगर मुझे मेरा कोई भी एक बॉडी होगी जिसका सेम डिस्टेंस पे होगा इंटायर बॉडी, सपोज मैं बोल दूं एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर के ऊपर मुझे निकाल, हॉलो स्फीयर है, उसके सेंटर पे मुझे पोटेंशियल बता दो, क्या इसमें इंटीग्रेशन चाहिए होगी? नहीं चाहिए होगी। एक रिंग है, एक आर्क है, आर्क के सेंटर पे निकाल दो, डू आई नीड इंटीग्रेशन? नहीं, आई डोंट नीड इंटीग्रेशन। फील्ड में चाहिए थी बिकॉज डायरेक्शंस वर इन्वॉल्व। यहां पे तुमको नहीं चाहिए होगी, यहां पे सिर्फ डिस्टेंस से फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके। लाइन चार्ज, तो एक बार पहले लाइन चार्ज को देख लेते हैं। तो मेरे पास यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, जिसकी लेंथ हमको दे रखी है L लेंथ है। इस एंड से R डिस्टेंस के ऊपर, R डिस्टेंस के ऊपर मुझे यहां पे फील्ड निकालनी है, सॉरी पोटेंशियल निकालना है। फील्ड हमने पहले निकाली थी, याद है ना, हमने स्टार्ट ही यहां से किया था लाइन चार्ज पहले। मुझे आज निकालना है यहाँ पे इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। तो याद है तरीका क्या होता था? तरीका था कि x डिस्टेंस के ऊपर एक dx थिकनेस का एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करो, राइट। इस पार्टिकल के पास कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू dx। तो ये गिवन है कि लैम्डा इसके ऊपर चार्ज है और लैम्डा कांस्टेंट दे रखा है, तो लैम्डा इंटू dx हमारा चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, छोटी सी बॉडी के ऊपर। इसके चलते यहां पोटेंशियल कितना बनेगा? दैट इज k इंटू चार्ज दैट इज लैम्डा dx अपॉन डिस्टेंस दैट इज x। ये पोटेंशियल होगा। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है कि एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमली छोटा पार्ट हमने कंसीडर किया, इसके कारण यहां पोटेंशियल निकाल दिया, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे लाइन चार्ज के कारण आ जाएगा। और लिमिट ध्यान से रखना, x कहां से स्टार्ट हो रहा है? पहला हिस्सा हमारा r पे है, तो x इजिकल टू r से x इजिकल टू r प्लस एल तक, तो r से लेके r प्लस एल तक। लिमिट समझ में आ गई? ठीक है, कि हमारा जो है x इजिकल टू r से स्टार्ट करके r प्लस एल तक जाना है। के लैम्डा बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, dx अपॉन एक्स, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x। log x मतलब ln x। अब ln x, तो आई होप तुम लोगों को पता ही ये चीज, ln x है r से लेके r प्लस एल तक। क्या करना है? पहले r प्लस एल डाल दोगे, ln r प्लस एल माइनस ln r, और log की प्रॉपर्टी तो आती ही होगी, सो दैट विल मेक इट k लैम्डा ln r प्लस एल अपॉन r। और अगर k की वैल्यू पुट करनी है, यू कैन से लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r प्लस एल।
किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? सिंपल है। और यहाँ पे पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी? नो डायरेक्शन। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो जैसे कि अभी मैं तुमको बता रहा था, अगर मैं तुमको बोलता हूं कि आर्क के चलते, जो कि जिसका सेंटर यहां पे है, मान लो इसके पास टोटल क्यू चार्ज है, रेडियस इसका आर है, एंड पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पी के ऊपर व्हाट इज द पोटेंशियल। तो आंसर क्या होगा? डायरेक्टली यू कैन सिंपली से के क्यू अपॉन आर। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि इंटायर क्यू चार्ज इज एट डिस्टेंस आर, तो यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट इट, तो सिंपली के क्यू अपॉन आर, एज सिंपल एज दैट, कि सारा क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे पड़ा है तो के क्यू अपॉन आर। जब फील्ड की बात करते थे तब करना पड़ता था, बिकॉज सबकी डायरेक्शन, सबके लिए एंगल अलग होता था, तो नेट निकालना होता था, उसका कॉस थीटा लेके निकालते थे, फिर इंटीग्रेट करते थे तो रिजल्ट बनता था। क्लियर है ये चीज कि यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट। एंड यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस चीज से ना ये भी नहीं फर्क पड़ता कि इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि मतलब अगर मैं बोल दूं कि चार्ज ज्यादा यहां कंसंट्रेटेड है, यहां थोड़ा चार्ज कम कंसंट्रेटेड है, पोटेंशियल अभी भी यहां पे सेम रहेगा। इवेंचुअली सारे चार्ज का डिस्टेंस तो आ रही है। हाँ, फील्ड पे फर्क पड़ जाता कि अगर ये यूनिफॉर्म है तो उसकी फील्ड डाउनवर्ड आएगी। अगर मान लो इधर हमारी फील्ड, इधर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा फील्ड इस तरफ चली जाएगी। तो उसमें फील्ड निकालने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट थी। यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर केस में इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली होल चार्ज इज एट डिस्टेंस आर, तो के क्यू अपॉन आर, चाहे सारा के सारा यहां डाल दो चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा लाइन चार्ज। ठीक है, अभी सरफेस चार्ज करेंगे, बट उससे पहले ही ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इवन अगर मेरे पास ये चार्ज है एक हेमिस्फेयर के ऊपर पड़ा हो, एक हॉलो हेमिस्फेयर है, प्लीज नोट दिस इज नॉट सॉलिड, दिस इज हॉलो हेमिस्फेयर। क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, मैं तुमको पूछूं कि सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना है, और आंसर स्टिल गोइंग टू स्टे सेम, दैट इज के क्यू अपॉन आर। क्या ये समझ में आया सबको? एक हॉलो डोम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज क्यू है, उसके सेंटर पे कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, बिकॉज अगेन इट इज इक्विडिस्टेंट। या मैं स्फीयर भी अगर डाल दूं, हॉलो स्फीयर, फिर से मैं बोल रहा हूं हॉलो स्फीयर है मेरे पास, इफ दिस इज अ हॉलो स्फीयर, और मे बी अ रिंग भी बोल सकते हो इसको, हॉलो स्फीयर भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, इन ऑल द केसेस यहाँ पे चार्ज विल बी अगेन के क्यू अपॉन आर। समझ में आ रहा है? पर एक चीज का ध्यान रखना, मैं तुमको अगर पूछूं यहाँ पे फील्ड कितनी है, जीरो तब है अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो यहां पे फील्ड भी हमारी कुछ ना कुछ निकल के आएगी, राइट? मैं बोल दूं इधर चार्ज ज्यादा है, इधर कम है, तो फील्ड की कुछ डायरेक्शन आ जाएगी, मतलब फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। यूनिफॉर्म है तो फील्ड जीरो है। लेकिन ये जो पोटेंशियल है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ज्यादा है चार्ज, कहीं कम है, अल्टीमेटली इट इज एट अ डिस्टेंस आर, तो के क्यू अपॉन आर लगा सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया? प्लीज ये नोट करो, मैं सरफेस चार्ज की बात कर रहा हूं, नॉट वॉल्यूम चार्ज। यहां पे भी सरफेस चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अच्छा, या रिंग भी बोल सकते हो। मेरे पास एक रिंग है, अगेन इसके ऊपर क्यू चार्ज है, रेडियस इसका आर है। इफ आई से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स के ऊपर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर? रिंग से, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? सो वी विल से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। समझ में आ गया? बिकॉज अभी भी सारी की सारी रिंग हमारी इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड द डिस्टेंस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये आर है, ये डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। फील्ड भी हमने निकाली थी, इफ यू रिमेंबर, एक्सप्रेशन बन के आया था, आई थिंक क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 करके ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया था। तो उसके लिए तुमको प्रॉपरली वेक्टर सम लेना पड़ा था लॉन्ग द एक्सिस। यहां कुछ नहीं, बस के क्यू अपॉन आर कर सकते हो, इक्विडिस्टेंट।
क्लियर है? ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो मेरे पास यहाँ पे दो रिंग्स हैं, दोनों का रेडियस आर आर ईच है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसके ऊपर 2q चार्ज है। ठीक है जी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 2r, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका सेंटर है मान लो O1, इसका सेंटर है O2। क्वेश्चन है फाइंड VO2 माइनस VO1, ये फाइंड करना है। फाइंड VO2 माइनस VO1 की पोटेंशियल एट O2 माइनस पोटेंशियल एट O1। देखो जब O2 पे निकाल रहे हो तो पोटेंशियल ये रिंग के कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा। सिमिलरली O1 पे भी दोनों रिंग्स के कारण पोटेंशियल आएगा। सो VO2 विल बी इक्वल टू K इंटू 2Q अपॉन R प्लस K इंटू Q अपॉन √5R। ठीक है, और VO1 कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R प्लस K इंटू 2Q अपॉन √5R। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी क्वेश्चन को ना ऐसे भी पूछ सकते हैं वो लोग, फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज लेट्स से प्लस Q फ्रॉम O1 टू O2, है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि O1 से O2 मूव करने में कितना वर्क डन है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू सिंपली Q इंटू डेल्टा V, ये यूज कर सकते हो, है ना। जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता था, वर्क इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा V, यहाँ पे Q इंटू डेल्टा V, बिकॉज सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे हमने डिफाइन किया था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, है ना। तो अगर लेकिन मेरे पास तो वर्क डन है, पूरा वर्क डन है, तो उसको Q से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पर कूलम आ जाएगा चार्ज। तो W अपॉन Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और आई कैन से W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। वी हैव सीन दिस बिफोर, Q इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है जी, तो Q को अगर मुझे मतलब यहां से उठा के मुझे प्लस Q को शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे कितना काम लगेगा, Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V तो तुमने अभी अभी निकाला ही है, VO2 माइनस VO। सिंपली इसी चीज को यहां पुट कर दो, बस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सेम ही क्वेश्चन को दो तरीके में पूछा गया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस या फाइंड द वर्क डन। बस सेकंड केस में Q से मल्टीप्लाई कर देना एक्स्ट्रा। ठीक है, सिंपल है। अगर बोला गया O2 से O1 मूव करने में, तो यहां पे VO1 माइनस VO2 कर देना, डेल्टा V मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़े। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी, लाइन चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज के ऊपर हेडिंग बनाओ, स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस चार्ज। स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस चार्ज। स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस चार्ज।
ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस चार्ज। तो इससे हमारा मतलब क्या है कि हमारे पास अभी सिर्फ सरफेस के ऊपर, और मैंने दो चीजें बोली हैं, स्फेरिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल। सो वी मीन बाय दैट कि हमारा वो सर्फ स्फेरिकल है, सिमेट्रिक का मतलब है कि यार ठीक है, द चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस एंड वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। तो मुझे अब जैसे हमने पहले फील्ड निकाली थी है ना, फील्ड में दो केस बनाए थे कि आर लेस देन आर पे और आर ग्रेटर देन आर के ऊपर, सेम चीज अभी भी करेंगे, आर लेस देन आर, ये हमारा केस वन हो जाएगा। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है जी, एंड इसके ऊपर क्यू टोटल चार्ज है। यस, so q is the total charge and r is the radius of this sphere. Okay, now quickly, मुझे अगर इनसाइड पोटेंशियल निकालना है कि सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर के ऊपर मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, याद करो ग्रेविटेशन में कैसे किया था, हाउ डिड वी डू इन ग्रेविटेशन, क्या बोला था हमने? नहीं, तो पोटेंशियल हमारा इनसाइड अ होलो स्फीयर कांस्टेंट होता है। इसका रीजन क्या है, याद करते हैं। पूरे रीजन में इनसाइड द होलो स्फीयर हमारी फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सॉरी जीरो होती है। तो फील्ड दैट इज ई इज इक्वल टू जीरो। और हमने क्या पढ़ा, फील्ड की वैल्यू क्या होती है, माइनस डीवी अपॉन डी आर के बराबर। तो मतलब माइनस डीवी बाई डी आर क्या है, जीरो। और आई कैन से कि पोटेंशियल की डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो दैट मींस दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द इंटायर रीजन, कि जितना हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट का है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, उतना ही सेंटर का है, उतना ही इसका है। एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर कैरीज सेम पोटेंशियल, इसका ये मतलब हो गया। क्योंकि अंदर फील्ड जीरो है, अंदर फील्ड जीरो मतलब अंदर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि पोटेंशियल की डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट। और अगर मेरा अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो बस मुझे किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया तो मेरा काम बन गया। मतलब मुझे सारे स्फीयर के अंदर पता चल गया पोटेंशियल कितना है, किसी भी एक पॉइंट का। सबसे आसान किसका निकालना है, सेंटर का। सेंटर का तो मैंने अभी भी तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वीपी दिस इज सिंपली इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, कैपिटल, ये ध्यान रखना, कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर से कोई लेना देना। मैं तुमको पूछूं यहां पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इट इज कांस्टेंट इनसाइड द एंटायर रीजन, और आई कैन से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ गया? इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, कि इनसाइड द होलो स्फीयर पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट विच इज सेम एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं स्फीयर के बाहर चलते हैं। चलो दूसरा केस बनाते हैं जल्दी से, आर ग्रेटर देन। Now I want to find at outside the sphere, that is at a distance of r. Again plus charge है इसके पास, कैपिटल Q रेडियस, मुझे सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे मुझे इस P पॉइंट पे निकालना है। तो हाउ वी कैन डू दैट, सिंपली डेफिनेशन से चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, 1 कूलम को इंफिनिटी से उठा के लाने के लिए जितना काम लगेगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो Vp इज सिंपली इक्वल टू माइनस ई डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। और फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर कितनी होती है बाहर, इट जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज की तरह। जब हम स्फीयर के बाहर चले जाते हैं तो फील्ड इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो बस लगा दो माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, एंड इसका रिजल्ट तो अपने को पता ही है, Vp इज इक्वल टू, ये तो हमने किया हुआ पहले, दैट इज के क्यू अपॉन आर। पॉइंट चार्ज जैसे ही बन गए तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या निकल के आता है, के क्यू अपॉन आर, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, स्मॉल आर।
तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार मैं स्फीयर से बाहर पहुंच जाऊं, एक बार मैं हॉलो स्फीयर से बाहर पहुंच जाऊं, तो स्फीयर के कारण जो हमारा पोटेंशियल एज वेल एज फील्ड दोनों किसके कारण होती है, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण। कि अगर मैं यहां निकालना है तो स्फीयर भूल जाओ, स्फीयर को एक बस ऐसा मान लो कि क्यू चार्ज है जो कि सेंटर पे यहां रखा हुआ है, इसके चलते यहां पॉइंट चार्ज के चलते यहां फील्ड कितनी आनी चाहिए, के क्यू अपॉन आर, दैट्स इट। तो ये हमारा रिजल्ट होता है, सिंपल है एकदम। ओके, और अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, जल्दी से ग्राफ देखते हैं। इफ आई हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ V वर्सेस R, ठीक है, तो V वर्सेस R का ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। तो इनिशियली हमारा कांस्टेंट वैल्यू है पोटेंशियल की, कब तक, जब तक कि मैं R पे नहीं पहुंच जाता, तब तक मेरा ग्राफ कांस्टेंट वैल्यू लेके बैठा है। और ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, Q अपॉन 4πε0 R। इसको मैं यहां लिख देता हूं, KQ अपॉन R, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मेरा VP का R के साथ कैसी रिलेशनशिप है, हाइपरबोला, ठीक है। तो यहां से वो असिम्पटोट बन जाएगी एंड में जाके। तो दिस इज बेसिकली के क्यू अपॉन स्मॉल आर, जिसके चलते वो एक हाइपरबोला बन चुका है। पहले स्ट्रेट लाइन है, फिर हाइपरबोला। आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर, समझ में आ गया एकदम, ठीक है। कि पहले कांस्टेंट था, मतलब यहां से अगर मैंने बाहर जाना स्टार्ट किया, जब तक मैं यहां से सरफेस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट वैल्यू लेके बैठा। जैसे ही मैं सरफेस से बाहर निकल गया, मेरा फिर पोटेंशियल घट घट के ऑलमोस्ट जीरो की तरफ आ जाएगा। जब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, इन्फिनिटी चला जाऊंगा, तो आई विल से कि पोटेंशियल मेरा जीरो। डन है। तो आई होप सरफेस चार्ज भी क्लियर हो गया। अब आते हैं वॉल्यूम चार्ज के ऊपर। हेडिंग बनाओ, स्फेरिकल सिमेट्रिकल वॉल्यूम चार्ज, स्फेरिकल सिमेट्रिकल वॉल्यूम चार्ज, स्फेरिकल सिमेट्रिकल वॉल्यूम चार्ज। स्फेरिकल सिमेट्रिकल वॉल्यूम चार्ज। तो अब हमारे पास मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, ठीक है जी। लेकिन ये स्फीयर हमारा वॉल्यूम चार्ज वाला स्फीयर है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारा चार्ज है, ठीक है जी। तो क्या ये कलर दिख रहा है सही से, बैकग्राउंड कलर नहीं दिख रहा ना, क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि उतना दिख रहा होगा ये, मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं। डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर, नहीं ये नहीं, बात नहीं बन रही इससे, नहीं सही होगा, उसी पे चलते हैं, ब्लैक पे। वहां पे ना 3D शेप्स आ जाते हैं, यहाँ 3D नहीं आती शेप्स, बट एनीवेज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम चार्ज है, ठीक है जी, और इसके अंदर हमारे पास खूब सारा चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी रो, रेडियस इसका आर, एंड टोटल चार्ज मान लो क्यू है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है, तो आई विल से रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर, यही होता है। रो इज चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल। फिर से दो केसेस बनेंगे। पहला केस ये बोलता है कि हमारा जो आर है दिस इज लेस देन, मतलब मुझे इनसाइड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, जो कि सेंटर से हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये पी पॉइंट, मुझे यहां पे वीपी चाहिए। आई वांट दिस वीपी, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाले केस को
बाद में करते हैं, पहले सिंपल वाला केस कर लेते हैं, आर ग्रेटर देन आर, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल। ठीक है, एक्सट्रीमली सिंपल कि सेंटर से अगर आर डिस्टेंस पे विच इज ग्रेटर देन आर, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए क्यू। ठीक है जी, आर। तो ये बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? बिकॉज अगेन बाय डेफिनेशन इंफिनिटी से यहां पे आना है, और मुझे पता है कि आउटसाइड फील्ड क्या होती है, सेम जैसे पॉइंट चार्ज की होती है, तो सेम पॉइंट चार्ज का ही हमारा पोटेंशियल का भी एक्सप्रेशन बनेगा। सो मेरा पोटेंशियल रहेगा Vp इज इक्वल टू अगेन के क्यू अपॉन स्मॉल आर, एज सिंपल एज। मतलब आउटसाइड द स्फीयर चले जाओ अगर तुम, चाहे वो हॉलो स्फीयर है चाहे वो सॉलिड स्फीयर है, आउटसाइड द स्फीयर फील्ड पोटेंशियल दोनों के लिए बस तुम ऐसा मान लो पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ। अगर तुम बोलो कि सर इंटीग्रेट कैसे, सेम इंटीग्रेशन है ना, वी विल सिंपली से Vp इज इक्वल टू माइनस ई डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, और e की वैल्यू वी ऑलरेडी नो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड सेम रिजल्ट हमारा ये बन जाता है। तो मतलब आर के बाद, सरफेस के बाद बाहर अभी भी वो हाइपरबोला ही बनेगा ग्राफ, सेम टू सेम हाइपरबोला बनेगा। लेकिन बात करनी है हमको सरफेस के अंदर क्या है। ठीक है, अब सरफेस के अंदर थोड़ी लगेगी मेहनत लगेगी यहाँ पे। बाय डेफिनेशन चलते हैं। इफ यू रिमेंबर ग्रेविटेशन, याद है ग्रेविटेशन में, याद है कुछ एक्सप्रेशन बनता था 3/8 करके आता था, 3/2 टाइम, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ पूरा आता था। बिल्कुल वैसा के वैसा काम करना है कि मेरा एक्सप्रेशन कैसे कहां से निकलेगा कि मुझे इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा के लाना है यहां पे। लेकिन ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन में फर्क था कि अगर मुझे यहां पे 1 कूलम से यहां उठा के लाने में और ये वाली इंटीग्रेशन में बस एक चीज का फर्क है। वो फर्क ये है कि यहां पे मुझे इंटीग्रेट दो एक्सप्रेशंस बना के करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? बिकॉज जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मेरा थ्रू आउट द फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन इस केस में ना मेरे फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। मतलब मैं यहां से यहां तक, सरफेस तक मेरी फील्ड अलग होती है, और वो क्या होती है, सिंपली वी नो, यहां से यहां तक हमारी फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है ना फील्ड। लेकिन हम लोग जब अंदर स्टेप कर जाते हैं तो याद करो हमारी फील्ड क्या निकल के आती थी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये हमने 2-3 लेक्चर पहले किया है कि हमारे अंदर जब चले जाते हैं तो फील्ड हमारी ये बन जाती है। मतलब इट्स सिंपल वर्ड, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में तुमको बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर मैं तुमको सपोज बोलता हूं कि तुमको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक बॉडी को मूव करना है, तुमने आधा रास्ता या मान लो कुछ डिस्टेंस, लेट्स से 2 मीटर्स के लिए तो तुमने 100 न्यूटन फोर्स लगाई। ठीक है, अगले 3 मीटर के लिए तुमने फोर्स कर दी 150 न्यूटन। तुम्हें मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो क्या करोगे? ये वाला वर्क डन निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 200 जूल। फिर ये वाला निकालोगे, ये कितना आ गया, लेट्स से 450 जूल। तो टोटल वर्क कितना हो गया तुम्हारा, 650 जूल। मतलब तुमने किया क्या, तुमने 2 बार में किया। क्यों 2 बार में किया? क्योंकि तुम्हारे फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई, जिसके लिए तुम इंडिविजुअली करना पड़ा। अगर 10 बार फोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो 10 बार तुम ऐड करोगे अलग अलग करके। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, दोनों का जो एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स है, एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड है, वो अलग है, जिसके लिए दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यहां पे वीपी निकालने के लिए, आई विल फर्स्ट इंटीग्रेट माइनस ई इंटू डी आर फ्रॉम इंफिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, सरफेस तक। फिर उसके बाद प्लस वर्क डन फ्रॉम हियर, दैट इज माइनस ऑफ डी आर, फील्ड अभी मैं लिखूंगा बीच में, आर से लेके आर। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये फील्ड ड्यू टू जब बाहर है हम लोग, आर इंफिनिटी से आर तक आने के लिए फील्ड क्या लगी है हमारी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर तुम के की फॉर्म में नहीं डालना चाहते तो पूरा पूरा डाल लो चाहे तुम। ठीक है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, ये फील्ड है। और जैसे ही अंदर स्टेप कर जाऊंगा तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे रो की वैल्यू यहां से पुट कर दो,
Q अपॉन 4/3 πr³ इंटू r, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्यूब है यहां पे, r अपॉन 3 एप्सिलॉन। अब इसको जल्दी से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके बताओ क्या बन रहा है। ये 3 से 3 काट देना, चेक करके बताओ पूरा इंटीग्रेट करके क्या ये बन रहा है। Q अपॉन 8π/ε0 r³ इंटू 3r² माइनस r²। क्या ये बन रहा है? इसका तो तुमको पता ही है, ये वाले का एक्सप्रेशन का आंसर तो ये बनेगा सिंपली KQ अपॉन r, दैट इज Q अपॉन 4πε0r। इसको जल्दी से लिमिट्स भर के सॉल्व करके देखो, इतना आ रहा है। यार ये KQ अपॉन कैपिटल R बनाओगे ना, इसको इंटीग्रेट करके KQ अपॉन कैपिटल R, बिकॉज इंफिनिटी से कैपिटल R तक इंटीग्रेट हो रहा है। तुम यहाँ पे KQ अपॉन स्मॉल r लिख रहे हो, इसको इंटीग्रेट करके। इसको तो KQ अपॉन कैपिटल R बनेगा। अब इसको भी करो, लिमिट्स भी डालो सही से, तो ये बन जाएगा फाइनली। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हो गया? देखो कैपिटल R कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, बस अंदर स्मॉल r बचेगा। हो गया? आ जाएगा, आ जाएगा, आना चाहिए। कहाँ फंस रहे हो?
यहाँ पे देखो के क्यू अपॉन आर, और ये माइनस क्यों लगाया यहाँ पे? इसको करके वो के क्यू अपॉन आर ही बन जाएगा ना, वो माइनस को इंक्लूड करके। हाँ जी, कहाँ कहाँ फंस रहे हो बताओ? अच्छा, 3 तो कैंसिल हो जाएगा। इतने स्टेप्स तो चाहिए ही नहीं, बस इसको इंटीग्रेट कर लो। देखो आर का बना दो r²/2, वैल्यू पुट कर दी, एक अगला स्टेप आएगा, फिर एक और स्टेप आएगा, बस। बन जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना बाद में, ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। अब अगेन अगर मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ठीक है जी, तो ग्राफ देखते हैं कैसा बनाएंगे। तो लेट्स ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ ध्यान से देख लेना इसका, V वर्सेस R का ग्राफ। देखो जब हम लोग इनसाइड हैं तो हमारा V और R में कैसा रिलेशनशिप है? पैराबोलिक रिलेशनशिप है, V R स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि माइनस लगा हुआ है आगे, तो कैसा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला। तो मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट होता है मेरा ग्राफ, देखो R इज इक्वल टू 0 डाल दो पहले, R इज इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या बचेगा? एट R इज इक्वल टू 0, मतलब बिल्कुल सेंटर की बात कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ द स्फीयर के ऊपर एट R इज इक्वल टू 0, तो VP मेरा बन रहा है 0 डालती 3/8 टाइम्स Q अपॉन 4πε0, ये बन रहा है ना। और यू कैन रिमेंबर दिस, सॉरी 4π क्यों लगा दिया यहाँ पे, you can remember this as 3/2 times of Q upon 4πε0। तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, 3/2 times of KQ/R। ठीक है जी, KQ by कैपिटल R। तो ये जो है दिस इज सिंपली इक्वल टू 3/2 इंटू Q अपॉन 4πε0। तो पहले तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला फॉलो करेगा। कब तक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा? जब तक कि हम कहां नहीं पहुंच जाते, सरफेस तक नहीं पहुंच जाते। और सरफेस पे जाके वैल्यू देखो कितनी बन जाएगी, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डाल के देखो कितना बनेगा, 2r², 2 से हमारा 4 कट जाएगा, r² भी कट जाएगा, नीचे r बचेगा, तो बहुत ही बेसिक क्या बन जाएगा? Q अपॉन 4πε। समझ में आया कि पहले हमारा 3/2 टाइम्स ऑफ दिस से दिस पे पहुंच चुका है, पैराबोलिकली पहुंच चुका है। क्या ये क्लियर है? उसके बाद हमारा ये ग्राफ हाइपरबोलिकली आगे फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब r ग्रेटर देन r होता है तो ये बन जाता है KQ/R, दैट इज Q अपॉन 4πε0, नीचे स्मॉल r के साथ हाइपरबोला। तो ये पैराबोला है एंड दिस इज हाइपर। क्लियर हुआ? और आई होप ये वैल्यू भी समझ में आ गई है। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, तो तुमको ये याद रखना है। नोट हो गया यहां तक? नोट हो गया ना सबका? तो तुमको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, कि मेरे पास अगर एक स्फीयर है जिसके अंदर वॉल्यूम चार्ज है, तो सेंटर के ऊपर, जो पोटेंशियल है एट पॉइंट P, दिस इज सिंपली इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ KQ/R, दैट इज Q अपॉन 4πε0। दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न वॉल्यूम चार्ज के केस में, है ना। अगर ये मान लो स्फीयर ना होके अगर हेमिस्फीयर भी दिया जाए, सॉलिड हेमिस्फीयर भी दिया जाए, ठीक है जी, सॉलिड हेमिस्फीयर भी अगर मैं दे दूं तो Q चार्ज है अगर, स्टिल यहां पे पोटेंशियल सेम ही रहेगा, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ Q अपॉन 4πε0। तुम ये सोच रहे हो कि सर हाफ नहीं हो जाना चाहिए, वो तब हो जाता अगर मैं इसको हाफ करके चार्ज भी अगर इसका मैं Q से Q/2 कर दूं, पर चार्ज तो मैंने उतना ही रखा है ना, Q है तो यहाँ पे भी Q ही रखा है। अगर मैं इसको काट दूंगा और सिर्फ आधा पोर्शन उठा लूंगा तो चार्ज हाफ होने के चलते जरूर फिर इसका हाफ करना पड़ेगा।
पर चार्ज अगर मैं उतने ही रखूं, मतलब एक तरह से ऐसा बोलो कि नीचे वाले का चार्ज भी मैंने ऊपर भेज दिया, क्या फर्क पड़ना है, पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। ओके, एंड कल हम लोग आगे वाले टॉपिक्स देखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर देखेंगे। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी,